गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 8 को आगे कंटिन्यू रखते हुए और आगे इसके बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि कल आपको बताया गया था लेसन नंबर 8 और ये आपकी जो क्लास है ये पॉलिटिकल साइंस क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इसमें हम लेसन नंबर 8 के बारे में पढ़ रहे थे और लेसन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो लेसन नंबर 8 है आपका उदारवाद। और उदारवाद के बारे में आपको बताया गया उदारवाद क्या है। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत पूंजीवाद का समर्थन किया गया, पूंजीपति वर्ग का समर्थन किया गया और जो श्रमिक वर्ग था उस श्रमिक वर्ग का कोई विशेष समर्थन न करते हुए बल्कि उसको विरोध करने का प्रयास किया गया। ये दर्शाया गया कि आज वर्तमान समय में पूंजीवादी जो प्रक्रिया है, पूंजीपति वर्ग जो है वो श्रमिक वर्ग से कहीं ज्यादा अच्छा है, कहीं ज्यादा ठीक है। अर्थात राष्ट्र के और समाज के कार्यों में जो सहयोग प्रदान करता है वो पूंजीपति वर्ग करता है। यहाँ तक कि ये माना जाता है कि किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए उसके अंदर होने वाली क्रांति और जो आंदोलन है उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण योगदान रहता है वो भी उदारवाद का होता है। उदारवाद की अगर बात करें तो उदारवाद जो है वो लिबरलिज्म शब्द से बना है। किससे बना है? लिबरलिज्म शब्द का हिंदी अर्थ होता है उदारवाद, यानी कि उदारवाद जो अभी आपको पता है वही विचारधारा जो पूंजीवाद का समर्थन करती है। और लिबरलिज्म शब्द जो है वो लीबर शब्द से बना है और लीबर शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है। अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें यानी इसकी उत्पत्ति जो है तो उत्पत्ति किससे हुई? लैटिन भाषा का शब्द है आपके, लैटिन भाषा का शब्द। तो लैटिन भाषा का यहां पर जो शब्द आता है आपके वो है आपके लीबर। क्या है? लीवर। और इस लीवर शब्द से, लीवर से बना लिबरलिज्म, लिबरलिज्म और इस लिबरलिज्म का अर्थ होता है आपके उदारवाद। लिबरलिज्म का अर्थ होता है आपके उदारवाद। और जैसा आपको बताया गया था कि इसके प्रथम प्रतिपादक ये इसके जो जनक थे वो कौन थे? ये इसके जनक थे जॉन लॉक। कौन थे इसके जनक? जॉन लॉक इसके जनक थे। किसके? लिबरलिज्म के, अर्थात उदारवाद के जनक जो माने जाते हैं वो जॉन लॉक माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात अगर बात करें तो ये 1815 में इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ। 1815 में इंग्लैंड से उदारवाद का प्रारंभ माना जाता है। सन 1815 के अंतर्गत इंग्लैंड से उदारवाद का जन्म माना जाता है, वहीं से इसका प्रारंभ माना जाता है। और वहीं से इस बात को समझाने का प्रयास किया गया कि उदारवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूंजीवाद का समर्थन करते हुए और श्रमिकवाद को या श्रमिक वर्ग का विरोध किया जाता है। माना जाता है कि राष्ट्र में अगर सर्वाधिक सहयोग होता है, समाज में अगर सर्वाधिक सहयोग होता है तो किसका होता है? वो होता है आपके पूंजीपति वर्ग का। पूंजीपति जो वर्ग होता है सब होता है उसका। अब आगे हम यहाँ पर बात करते हैं। आगे अगर क्या बात करें तो जैसा कि आपको बताया गया था कि यहाँ उदारवाद जो है, उदारवाद के दो प्रकार है। कितने प्रकार है? दो प्रकार उदारवाद के प्रकार। तो उदारवाद के जो प्रकार है वो दो प्रकार है। एक प्रकार आपके आता है परंपरागत उदारवाद और दूसरा आपके आता है आधुनिक उदारवाद। देखिए, परंपरागत उदारवाद और आधुनिक उदारवाद दोनों अलग अलग उदारवाद हैं, दोनों का समय अलग अलग रहा है। अगर हम बात करें परंपरागत उदारवाद की, सबसे पहले हम बात करते हैं जिसको शास्त्रीय उदारवाद के नाम से भी जाना जाता है, नकारात्मक उदारवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। और परंपरागत उदारवाद की हम बात करें तो परंपरागत उदारवाद क्या है? देखिए, परंपरागत उदारवाद वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत 1815 से लेकर और 19वीं सदी तक 1815 से लेकर 19वीं सदी तक जो
पूंजीवाद का समर्थन किया गया और ये कहा गया कि राज्य के पास सीमित शक्तियां और अधिकार होने चाहिए, अर्थात राज्य के अलावा नागरिक के पास ज्यादा सीमित शक्तियां और अधिकार नहीं होने चाहिए, क्योंकि नागरिक के पास अगर अधिकार और शक्ति होगी तो राज्य भी अपने कार्य को ठीक प्रकार से करने का काम करेगा। ऐसा परंपरागत उदारवाद के अंतर्गत माना गया है और ये समझाया गया है कि पूंजीपति वर्ग को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाए और अधिकार देने के साथ साथ ये भी प्रयास किया जाए कि जो पूंजीपति वर्ग है वो निजी अर्थव्यवस्था पर जोर देता है और उनका ये मानना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक से अधिक बल दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होती है? जो निजी स्वतंत्रता होती है, निजी स्वतंत्रताओं पर अधिक से अधिक बल दिया जाना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए, अर्थात राज्य का जो अस्तित्व है वो केवल और केवल इस नाम मात्र में होना चाहिए कि वो शासन प्रणाली संचालित कर रहा है। ज्यादा अधिक अगर राज्य का हस्तक्षेप होगा तो नागरिक स्वतंत्रता के साथ अपने कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। आधुनिक उदारवाद क्या है? आधुनिक उदारवाद है कि 18वीं शताब्दी सदी से चला आ रहा उदारवाद, 18वीं सदी से चली आ रही विचारधारा को परिवर्तित करने वाला जो उदारवाद था, परिवर्तित करने वाली जो विचारधारा थी वो ही आधुनिक उदारवाद कहलाती है। और आधुनिक उदारवाद का जन्म 19वीं सदी में हुआ था। 19वीं सदी की अगर हम बात करें तो 19वीं सदी में मार्क्सवाद का जन्म हुआ था और मार्क्सवाद की अगर हम बात करें तो मार्क्सवाद ने श्रमिकवाद का समर्थन किया था, अर्थात पूंजीपति वर्ग का विरोध किया था। ये अगर आज हम बात करें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो एकमात्र ऐसी विचारधारा है मार्क्सवाद। यह कार्ल मार्क्स ऐसे एकमात्र विचारक थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवाद का विरोध किया और ये कहा कि पूंजीपति के समान ही श्रमिक वर्ग भी होता है, अर्थात पूंजीपति वर्ग जो है वो केवल पैसा खर्च कर सकता है, आर्थिक कार्य कर सकता है, लेकिन उसके बदले में जो कार्य करता है, उत्पादन जो करता है वो श्रमिक वर्ग करता है, अर्थात मजदूरों के बिना, श्रमिकों के बिना किसी भी प्रकार के कार्यों की पूर्ति नहीं की जा सकती है। वह अपना समय और अपनी योग्यता जो है उस कार्य के लिए लगाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आधुनिक उदारवाद जो है वो पूंजीवाद का विरोध करने वाली विचारधारा है, वो परंपरागत उदारवाद जो चला आ रहा है उस उदारवाद का विरोध करने वाली विचारधारा है। अर्थात 19वीं सदी में जैसे ही मार्क्सवाद आया तो उस मार्क्सवाद के भय के कारण, उस मार्क्सवाद के डर के कारण धीरे धीरे आधुनिक उदारवाद समाप्त होने लगा। अर्थात आधुनिक उदारवाद जो समाप्त हुआ, जिस विचारधारा के कारण डाउन हुआ वह था परंपरागत उदारवाद जिस कारण से डाउन हुआ, उसके कारण से इसका दबदबा कम हुआ, वो था आपके आधुनिक उदारवाद। अब यहाँ कुछ विशेषताएं आपको बताई गई है आधुनिक उदारवाद की विशेषताएं। आधुनिक उदारवाद की विशेषताएं। देखिए आधुनिक उदारवाद की विशेषताओं की अगर बात करें तो पहला बिंदु यहां पर आता है, यहां पहला बिंदु आता है व्यक्तिगत पर अधिक बल। व्यक्तिगत पर अधिक बल। दूसरा आप क्या आता है? मानव के मध्य की धार्मिक तथा सांस्कृतिक जंजीरों से मुक्ति पर बल। देखिए पहला बिंदु में समझने का प्रयास करते हैं व्यक्तिगत पर अत्यधिक बल, यानी यहाँ पर जैसा आपको उठाया गया परंपरागत उदारवाद के अंतर्गत शुरू से ही ये कहा गया है कि व्यक्तिगत जो स्वतंत्रताएं होती है, अधिकार जो होते हैं, उन अधिकार और स्वतंत्रताओं पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। अर्थात जो राष्ट्र है या राज्य है उनके पास अधिकार और शक्तियां कम हो, जबकि व्यक्ति विशेष जो होता है, व्यक्ति नागरिक जो होता है, उसके पास अधिकार और शक्तियां अधिक होने चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर आपको बताई गई है, दूसरी बात है यहाँ पर मानव को मध्य युग की धार्मिक तथा सांस्कृतिक जंजीरों से मुक्ति पर बल, कि मानव जो जाति चली आ रही है, मानव जो चला आ रहा है, उसका जो प्राचीन समय से जो संस्कृति या परंपराओं से उसको बांध रखा है, उन परंपराओं से उसको मुक्ति मिलनी चाहिए। तीसरा यहाँ पर आपके आता है मानव व्यक्ति की असीम मूल्य तथा व्यक्तियों की अत्यधिक समानता में विश्वास। अर्थात यहाँ पर ये कहा जाता है कि मानव व्यक्तित्व के असीम मूल्य यानी जो व्यक्ति की जो पहचान होती है, उन मूल्यों
की पहचान के साथ साथ उनका ध्यान रखना चाहिए और उनकी समानता में विश्वास करना चाहिए, अर्थात उन लोगों के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। भेदभाव की स्थिति में निश्चित रूप से अराजकता उत्पन्न होती है, राष्ट्र को नुकसान होता है, जो समाज के अंदर विसंगति है वो धीरे धीरे उत्पन्न होना प्रारंभ कर देती है। चौथा है व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा में विश्वास, अर्थात व्यक्ति स्वतंत्र इच्छा में विश्वास का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति होता है, जो नागरिक होता है, उसकी इच्छा क्या है, वो क्या करना चाहता है, वो राष्ट्र से क्या चाहता है, वो राष्ट्र से चाहने के साथ साथ अपना योगदान किस प्रकार से देना चाहता है, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। और जब तक कोई राष्ट्र, कोई समाज उसकी इच्छा को नहीं जानेगा, उसकी इच्छा को नहीं पहचानेगा, तब तक उस राष्ट्र को उसके अनुकूल परिणाम भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए किसी भी राष्ट्र को, किसी भी समाज को अपने अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? प्रत्येक नागरिक की इच्छाओं का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा व्यक्ति की विवेकशीलता और अच्छाई मानव की मानवता के लिए कुछ प्राकृतिक अधिकारों, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति में विश्वास पर बल, यानी कि कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोगों के ये सोचना है कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक आवश्यकता, प्रत्येक प्राकृतिक जो अधिकार है, जो जीवन के जो मूल्य है, जो स्वतंत्रता है, उन पर विश्वास हमें बनाए रखना चाहिए। अर्थात किसी भी व्यक्ति, किसी प्रकार की स्वतंत्रता पर, विश्वास पर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें कोई क्षति उसको नहीं पहुंचानी चाहिए। तो इस प्रकार से आपके नकारात्मक उदारवाद की विशेषताएं आपको यहाँ पर बताई गई। इसके बाद आपके यहाँ आता है उदारवाद में जॉन लॉक का दर्शन। जॉन लॉक, जो कि आपको बताया कि जॉन लॉक इसका जनक था और जॉन लॉक ने उदारवाद को जन्म दिया था। अर्थात इंग्लैंड में सबसे पहले जो विचारधारा उदारवाद से संबंधित रखी वो जॉन लॉक के द्वारा ही रखी गई। और जॉन लॉक ने किस प्रकार से अपने विचारों के अंतर्गत उदारवाद को समझाने का प्रयास किया, ये सब बातें आप अब आगे बढ़ेंगे। पहला बिंदु है यहाँ पर राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है। अर्थात जो राज्य की उत्पत्ति हुई है व्यक्ति के द्वारा की गई है। अर्थात राज्य की उत्पत्ति अपने आप नहीं हुई है, वो केवल लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, सामाजिक समझौतों को स्थापित करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। दूसरा है राज्य एवं व्यक्ति दोनों के संबंध आपसी समझौते पर आधारित है। अर्थात राज्य और व्यक्ति के बीच में अगर आपस में सामंजस्य चल रहा है, आपस में समझौते चल रहे हैं, तो इसी आधार पर चल रहे हैं कि राज्य व्यक्तियों को किसी प्रकार के नियंत्रण में ज्यादा ना रखे। अतिरिक्त नियंत्रण होने की स्थिति में आम नागरिक जो है वो राज्य का विरोध कर सकते हैं और विरोधाभासी स्थिति में उस राज्य को, उस राष्ट्र को किसी प्रकार का सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने वाला नहीं है। इसके बाद हम बात करें, कानूनों का आधार विवेक है, ना कि आदेश। अर्थात ये माना जाता है कि कानून जो है वो स्वयं विवेक से माने जाते हैं। अगर किसी के फोर्स करने से या आदेशात्मक तरीके से कानूनों को स्वीकार करने की बात कही जाए तो वो संभव नहीं। कानून कभी भी स्वेच्छा से ही स्वीकार किए जाते हैं। किसी के फोर्स करने, किसी के दबाव डालने से कानूनों को कभी कोई नागरिक या कोई राष्ट्र स्वीकार नहीं करता है। अगर उनको जबरदस्ती उनको स्वीकार करवाने का प्रयास किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उसका नुकसान उस राष्ट्र को उठाना पड़ सकता है। इसके बाद है आपका वही सरकार श्रेष्ठ है जो कम से कम शासन करे। वही सरकार श्रेष्ठ है जो कम से कम शासन करे। इसका अर्थ क्या है कि जो सरकार ज्यादा अनर्गल तरीके से किसी राज्य के नागरिकों पर, राष्ट्र के नागरिकों पर अपना दबाव डालती है, जबरदस्ती उनसे कार्य करवाने का प्रयास करती है, ऐसी सरकार कभी भी सफल नहीं हो सकती। अर्थात सरकारें वही सफल होती है जो जनता की इच्छाओं का भी ध्यान रखती है। राज्य एक आवश्यक बुराई है। जॉन लॉक का ये मानना है अपनी विचारधारा में कि राज्य जो है वो एक आवश्यक बुराई होता है। अर्थात राज्य का अस्तित्व जो है वो नागरिकों को दबाव में रखने के लिए नहीं होना चाहिए। राज्य का अस्तित्व केवल इसलिए होना चाहिए कि राष्ट्र में या राज्य में शासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था निरंतर रूप से चलती रहे, किसी प्रकार की समस्याओं का सामना उसमें ना करना पड़े। अर्थात राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हुए कहा गया है कि राज्य कभी कभी नागरिकों के प्रति गलत व्यवहार करके, गलत कार्य करके उनके कार्यों को अवरोध उत्पन्न कर देता है। तो इस प्रकार से ये जॉन लॉक के द्वारा यहाँ पर विचारधाराएं को समझाई गई। जो उदारवाद से संबंधित विचारधाराएं थी उनके स्वयं के विचार थे। यहाँ पर अगर हम बात करें आधुनिक विचारधारा की, आधुनिक उदारवाद के कई सारे यहाँ पर बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। तो वो बिंदु आपको PDF कर दिए जाएंगे। ज्यादा कोई विस्तृत बिंदु नहीं है, छोटी छोटी लाइनों में कुछ बिंदु यहाँ पर दर्शाए गए हैं
जो अभी आपको क्लास के बाद पीडीएफ भी आपको सेंड कर दी जाएगी और पीडीएफ सेंड करने के साथ ही आपका लेसन कंप्लीट होता है। तो हम समझते हैं कि आपको जो लेसन आपको पढ़ाया जा रहा है, जो क्लासेस आपकी कंटिन्यू चल रही है, वो आपको ठीक से अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं। इसी प्रकार से कोविड-19 में आप कंटिन्यू हम लोगों के साथ बने रहिए और जो विशेषज्ञ उनके द्वारा जो क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है कोविड-19 में, उन क्लासेस का सदुपयोग करें और प्रयास करें कि आपको किसी भी प्रकार से उनका नुकसान ना हो। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी की बातें हम अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर लर्निंग।